नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अपने स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतार दिया है। खासतौर से वेस्ट यूपी में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं अमित शाह अपनी रणनीति के साथ आज मुजफ्फरनगर और देवबंद का दौरा करेंगे और यहां पर शाह डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता से संपर्क भी साधेंगे। इससे पहले शाह कैराना का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वेस्ट यूपी का फीडबैक भी लेंगे। दरअसल 2 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर आए थे और यहां पर उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और वहां से मुजफ्फरनगर से सड़क मार्ग से दोपहर 2:30 बजे देवबंद पहुंचेंगे। अमित शाह देवबंद में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी कुंवर ब्रिजेश के लिए वोट भी मांगेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल मुजफ्फरनगर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं आपको। इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूं, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूं। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। हम सब तो ले चुके हैं, संकल्प ले लिया हमारे अध्यक्ष जी और सब लोगों ने। कहां पर? ये हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे। बहुत जल्दी, कुछ आज तय हो जाएगा, कुछ कल तक आप देखेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव की रणभूमि में रोज सियासी दलों की तरफ से नए नए दांव खेले जा रहे हैं। कल मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि दिल्ली से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर यहां से धड़ाधड़ उड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का न तो चुनाव का प्लान टेक अप कर पा रहा है, न उनका प्लेन टेक अप कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने रोक दिया, जब वो मुख्यमंत्री थे, कि देखो आप सत्ता के लायक नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को 73 सांसद यूपी की जनता ने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अब जब उनका प्लान और उनका प्लेन दोनों टेक अप नहीं कर पा रहा है, तो ये उनकी असफलता है, उनकी हार की बौखलाहट है।
श्री अखिलेश यादव जी की यह नौटंकी है और भाजपा जा रही है हर घर द्वार हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को हाथ जोड़ना नहीं पसंद है, बंदूक दिखाना पसंद है, गुंडों को लाना पसंद। वहीं वोट के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता घर घर दस्तक दे रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क कर चुनाव प्रचार को धार देने की जुगत में लगे हैं। तो वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ईरानी मेरठ में संगठनात्मक बैठकें कर campaign for the BJP candidate. The campaign was kick-started by BJP President Amit Shah. Addressing media, Irani launched a spirited attack on the opposition party in the state. Merchants are ready to be GST compliant. The Congress is that the traders and merchants are facing problems due to ईरानी लाल कुर्ती मेरठ में प्रभावी मतदाताओं के साथ बैठक करेंगी। रजमन बाजार में घर घर पहुंचकर जनसंपर्क करेंगी और मंगलम सत्संग मंडप मेरठ में मेरठ दक्षिण विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ भी बैठक करेंगी। तो लगातार बीजेपी की तरफ से दौरे किए जा रहे हैं और इस बीच में स्मृति ईरानी भी यूपी की जनता के बीच पहुंचेंगी। मतदाताओं के साथ संवाद किया जाएगा। मेरठ दौरे पर स्मृति ईरानी रहने वाली हैं, बैठक करेंगी यहां पर वो, और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी उनकी तरफ से की जाएगी। campaign for the BJP candidate. The campaign was kick-started by BJP President Amit Shah. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस बीच वो शुक्रवार को बरेली के फरीदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की। नड्डा के स्वागत में इस मौके पर काफी लोग पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष गंगवार, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल भी साथ में मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम इस मौके पर किए गए थे। किया इस दौरे के दौरान डोर टू डोर कैंपेनिंग की, उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, फरीदपुर पहुंचे थे। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य कोहरे, बारिश और शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 24 घंटे शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अनुमान जाहिर किया है। वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 से 4 फरवरी तक बारिश समेत भारी बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। पहाड़ों में होने वाली इस बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। यूपी में भी कोहरे और शीतलहर की चपेट जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि आज राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 18 डिग्री तो वहीं न्यूनतम 20 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग धूप का आनंद उठाते भी दिख सकते हैं। तो हालांकि शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इस बीच में धूप देखने को लोगों को जरूर मिल सकती है। सुबह और शाम के टाइम ठंड रहेगी और उत्तर भारत के कई राज्यों में पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर देखने को जरूर मिल रहा है। वहीं देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस में 14 जो लोग हैं उनको अपनी चपेट में लिया। मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर राज्य में 23,139 हो गई है, जबकि 7,907 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या
65,263 है। यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए बुलेटिन में कहा गया है कि लखनऊ में सबसे ज्यादा 1,304 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में 376, गाजियाबाद में 316, कानपुर नगर से 229 और अन्य जिलों में भी कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 14 मौत के बाद लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और हरदोई जिलों में 2-2 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में बताया गया कि प्रदेश में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना है। प्रदेश में नए केस मिलने की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है। वहीं स्वस्थ होने वाले की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 65,263 है। इनमें से ज्यादातर लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही ठीक हो रहे हैं। वही खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना रसूलपुर टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 तमंचे, एक अधबना तमंचा, कारतूस और भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने वाले उपकरण को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पवन नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें वो अवैध तमंचा लिए हुए था। पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। पुलिस ने पवन को उदल सिंह विद्यालय के पास से गिरफ्तार कर लिया। पवन के पास से मिले तमंचे से पूरे खेल का खुलासा हुआ और पुलिस ने टीमें गठित कर सूरज और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कानपुर में 24 जनवरी को 36 वर्षीय युवक मोहम्मद सफीक की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि थाना रेल बाजार के पास मिले मोहम्मद सफीक का शव मिला था, जिसके सिर पर गंभीर चोटें थी। डीसीपी ने, जो पूर्वी डीसीपी प्रमोद कुमार हैं, उनकी तरफ से मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि 24 जनवरी को ई रिक्शा चालक की बॉडी मिली, जिसमें रेल बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मिलकर जांच कर रही थी और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े आरोपियों में मुन्ना, नसीम और जमील हैं। इनके पास से जानकारी में उन्होंने बताया कि सफीक से इनका लेन देन को लेकर कोई विवाद चल रहा था। इन लोगों ने उसके साथ शराब पी और फिर उसकी हत्या कर उसका फोन स्विच ऑफ कर फरार होने की फिराक में थे। उनको पुलिस ने सीओडी पुल के पास से गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 24 जनवरी को ई रिक्शा चालक की हत्या हुई थी, जिस मामले में क्राइम ब्रांच और की टीम के साथ पुलिस मिलकर जांच कर रही थी और अब हत्या के मामले में खुलासा हुआ, जिसकी जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से। जांच अधिकारी ने बताया कि 24 जनवरी को ई रिक्शा चालक का शव मिला था, जिसके सर पर चोट थी और आगे जब इस मामले की जाँच की गई तो लेन देन को विवाद के लेकर इन आरोपियों ने हत्या को अंजाम दिया है और उसके बाद शव को फेंक कर उसका फोन स्विच ऑफ कर भागने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए आरोपी। 24 जनवरी को ई रिक्शा चालक की हत्या हुई थी, उसका शव मिला था, जिसके बाद से पुलिस की तरफ से जांच की जा रही थी और अब आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ई रिक्शा चालक था मृतक और लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। रिक्शा से निकले थे और फिर जब 22 को नहीं लौटे तो 23 तारीख की शाम को उनके घर वालों के द्वारा एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। 24 तारीख को उनको इनकी बॉडी कैंट थाना क्षेत्र में मिली थी। जब उसकी जांच की गई और पता चला, जब हम लोगों ने फॉरेंसिक भी और कई पोस्टमार्टम भी कराया बॉडी का, तो उसमें हत्या का कारण निकल के आया था, क्योंकि चोटें इस प्रकार की थी, लग रहा था कि उनकी ईंटों से कुचल के हत्या की गई है। और जब गहनता से आसपास की इनकी पुरानी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें निकाली गई तो इसमें 2 लोग निकल के आए, नसीम और जमील, जो उसके साथी थे, जो पहले इनके साथ व्यापार भी करते थे। जब उनको पकड़ के उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरा इस जो उनको कबूला है कि ये उस दिन उनके साथ शराब पी और जो पुरानी दुश्मनी थी बिजनेस को लेके, उस कारण से उसकी हत्या कर दी। खबर लखनऊ से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जहां मडिया गांव में महिला की जलकर मौत हो गई। सूचना के बाद घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ एडीसीपी नॉर्थ पहुंची और जांच शुरू हो गई। मामले को लेकर एडीसीपी ने कहा कि घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है, कोशिश की जा रही है पता लगाने की और फोरेंसिक की टीम घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटा रही है। बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि अराजक तत्वों ने घर पर कब्जे की नीयत से बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाया। हालांकि मौत की असली वजह जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन
फिलहाल कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। मामले में जांच की जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है, जिसे लेकर पुलिस की तरफ से तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई एंगल इस मामले में वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरफुद्दीन हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, क्या पूरा मामला है? महिला की मौत का ये मामला सामने आया है, जहां पर काफी संदिग्ध परिस्थितियां सामने आ रही हैं। मैडम जी बता, जिस तरह से भी माहौल बिगड़ा हुआ था उनके घर का हालात, तो हम लोगों ने जानकारी करी है कि जो 3 दिन से वहाँ बवाल चल रहा था, जहाँ पे राजकुमारी जी का जो है जलता हुआ शव पाया गया था। वहाँ लोगों ने सूचना दी पुलिस को, और पुलिस वहाँ पहुंची है। सत्य सिंह वहाँ पहुंची है, सीओ पहुंचे वहाँ पर। उन्होंने ये बात बताई है। अब जो पत्रकारों से रूबरू हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो है जनता के द्वारा से फोन आया कि वहाँ पे धुआं उठ रहा है। जब धुआं उठा 1 घंटे पर जब वहाँ पुलिस पहुंची है, तो वहाँ ये पता चला कि आधे से ज्यादा जल चुकी है, और जलते ही उनकी जो है परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। फिलहाल अभी घर वालों ने कोई अभी तहरीर नहीं दी है। जानकारी ये सभी की जा रही है कि इसकी मौत किस तरह से हुई है। फिलहाल जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने ये कहा कि हम जांच के बाद ही बता पाएंगे किस तरह से उनकी मौत हुई है। जी शरफुद्दीन, तमाम एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या आसपास के लोगों से या फिर किसी पुलिस अधिकारी से आपकी इस बारे में कोई बात हो पाई है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी जो घटना है वो हो गई है, लेकिन अभी तक तहरीर नहीं दी गई है? पुलिस की जांच में सब तरह ये निकल के आया है कि वहाँ पे पेट्रोल की 2 बोतलें पड़ी हुई थी और एक जो है मट्टी तेल की बोतल। इसका अभी तक के फिलहाल उनके घर वालों ने यही कहा है कि हमको इस बात की जानकारी नहीं है। वो अंदर भी थी, हम लोग बाहर थे, ये अंदर थी। और इस बात का ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि नहीं अपने हाथ से आग लगाई है या किसी और ने लगाई है। फिलहाल पुलिस यही अभी तक की यही जांच में जुटी हुई है कि ये संदिग्ध मौत है या कहीं न कहीं इनके लिए जो है कोई बड़ी घटना की गई है। फिलहाल इसके नाम जो है कोई जमीन थी, उसको लेकर काफी दिन से बवाल चल रहा था। बवाल को लेकर के फिलहाल इस बात में जानकारी यही मिल पाई है कि किस तरह से जो है घर वाले या बाहर वाले कोई ऐसी इनसे कोई दुश्मनी नहीं पाई गई है। अभी तक के फिलहाल जांच में यही जुटा हुआ है कि इनकी जांच में कि किस तरह से संदिग्ध हालत में मौत हुई है या इनके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसको मर्डर का रूप दिया जाए। फिलहाल अभी पुलिस जो है इस चीज से नाकार कर रही है और अभी तक ये भी करी कि कोई अभी तक के वहां से उनके तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर दी जाए उसके बाद आगे कार्रवाई करने के लिए, जब तक तहरीर नहीं आएगी जब तक उसके बड़ी कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जी, तो अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया शरफुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ में एक संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई। तमाम एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला की मौत हुई है या फिर हत्या की गई है। तमाम एंगल को लेकर पुलिस जांच करेगी, लेकिन अभी तक तहरीर परिवार की तरफ से किसी की तरफ से नहीं दी गई है। जब तक इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करवाई जाती, पुलिस तब तक आगे की कार्रवाई नहीं कर पाएगी। करीब 45 मिनट 1 घंटा पहले हम लोग को सूचना लोग पहले उसके लोग हैं चौकी इंचार्ज पहुंचे और फिर बाकी हम लोग भी आए तो पता चला मृतका का नाम राजकुमारी है। इनके हस्बैंड हैं जय प्रसाद, जो कि पहले मर चुके हैं। इनको 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटा साथ में नहीं रहता है, बेटी रहती है साथ में। और ऊपर का धड़ पूरा जला हुआ, कमर के ऊपर का पूरा जला हुआ है। और अभी फील्ड यूनिट आई है, एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं इसमें, और बाकी हम लोग दिखवा रहे हैं कि कैसे हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज इटावा दौरा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जन विश्वास यात्राओं के जरिए सरकार की उपलब्धियों को सभी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने के बाद 11 जनवरी से प्रदेश भर में घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान सर्वप्रथम प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तहत इटावा क्लब में की वोटर्स से संवाद करेंगे। इसके बाद घर घर संपर्क अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के किए गए कार्यों की जानकारी देकर वोट मांगेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर घर संपर्क करने के बाद विधानसभा प्रभारियों, प्रवासियों और पदाधिकारियों से रणनीति पर चर्चा करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहली बार इटावा आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इटावा दौरा है। कुछ ही देर में जेपी नड्डा इटावा पहुंचने वाले हैं। इटावा में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे।
इस समय मौजूद है इटावा क्लब पर। इटावा क्लब में जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचकर जो है मतदाता प्रभावी संवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद वो जो शहर की जो बस्ती है, रहवासी इलाका है, वहाँ पर रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर एरिया में जो है तखिया एरिया है, वहाँ पर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे को देखकर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसने पूरी तैयारी कर ली है। सनत FM TV इटावा। आज भाजपा के राष्ट्रीय वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सनत तिवारी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सनत, लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो है दौरे किए जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचा जा रहा है और अब एक बार फिर जेपी नड्डा पहुंचेंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे और लोगों के बीच में पहुंचकर बीजेपी के जो बीजेपी सरकार रही है उसके कार्यकाल की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे। किस तरीके का उनका ये पूरा दौरा रहने वाला है? आपको बता दूंगा, इटावा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा है। वो 12 बजे यहाँ पर इटावा पहुंचने वाले हैं। इटावा पहुंचते हुए जो इटावा क्लब है वहाँ पर मतदाता प्रभावी संवाद स्थापित करेंगे। उसके बाद जो इटावा शहर के रहवासी इलाका है, जो शहर का एरिया है, वहाँ पर जनता के बीच में पहुंचकर जो डोर टू डोर जनसंपर्क करने वाले हैं। जी, तो डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया जाएगा तो और काफी उत्साह भी जो कार्यकर्ता उनमें भी देखने को मिल रहा है क्योंकि पहली बार पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर। कार्यकर्ताओं में खासी उत्साह। जो भारतीय जनता पार्टी का जिला इकाई का संगठन है उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा की जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर ली गई है। कहीं ना कहीं जो लहर है वो फीकी दिखाई दे, इसके चलते जो बड़े बड़े नेता है वो वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। जी सनत, इसके साथ ही यहाँ पर जो है संवाददाताओं, माफ कीजिएगा, संवाद भी करेंगे वोटर्स के साथ, यहाँ पर की वोटर्स के साथ। हाँ, इटावा क्लब जो यहाँ पर इटावा में स्थित है, वहाँ पर जो मतदाता प्रभावी संवाद है वो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है संगठन द्वारा। वहाँ पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। 12 बजे यहाँ पर जो जेपी नड्डा जी है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ये प्रोग्राम करने के बाद जो इटावा का जो रहवासी इलाका शहर है, शहर के बीच में जो एरिया है, तखिया बोलते हैं, वहाँ पर जनता के बीच में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, इटावा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सनत इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा जनसंपर्क अभियान करेंगे, इटावा पहुंचेंगे, वहां पर जो है संवाद करेंगे कि वोटर्स के साथ ही साथ बीजेपी सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कार्यकाल के दौरान जो भी उपलब्धियां रही हैं उनको गिनाएंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।